एपिसोड 3 क्लैश एट द स्टूडियो। तब आरव विधि को बहुत ज्यादा प्यार देता था और उसका ध्यान रखता था। कभी कभी विधि खुद अपने मन से ही आरव से बहस करने लग जाती थी। एक दिन आरव से ही आर्ग्यूमेंट के बाद विधि ने अपने आप को मेकअप रूम में बंद कर लिया था, जिस वजह से थोड़ी देर हो गई थी। और रिजल्ट ये हुआ कि जैसे ही वो स्टूडियो के अंदर आने लगती है, वो देखती है कि रिकॉर्डिंग कुछ टाइम पहले से ही शुरू हो गई थी। बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वो अंदर आई, उसने देखा कि उसकी सीट किसी दूसरी लेडी ने ले ली है, जिसने काफी मेकअप किया हुआ था और वो बहुत खुश होकर बातें कर रही थी अपने होस्ट और अपने गेस्ट के साथ, और उसकी नेम प्लेट को साइड में फेंका हुआ था। विधि को उसी टाइम बहुत गुस्सा आ गया था। जो डायरेक्टर था वो डरते हुए हंसता है और माफी मांगता है। मिस विधि, मैंने सोचा कि तुम अब शूटिंग में नहीं आ रही हो। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि इतना बेस्ट स्पॉट खाली रह जाए। तो विधि ने डायरेक्टर को इग्नोर किया। वो उस लेडी की सीट की तरफ बढ़ती है और कहती है, गेट आउट। उस लेडी ने रेड टॉप पहना हुआ था और सीट में दूसरों को अट्रैक्ट करने के पोज में बैठी हुई थी। वो लेडी अपनी फिंगर नेल्स के साथ खेलते हुए विधि की ओर अपनी आंखों के कॉर्नर से देखती है, जिनमें काफी मेकअप लगा हुआ था। ओह, ये तो एक फेमस स्टार है विधि। सबको ऐसा लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। चलो, मैं तुम्हें एक फ्री एडवाइस देती हूं। तुम इस तरह कोई भी बिग शॉट नहीं प्ले कर सकती। तुम्हें पता है, सबने अपना खाना छोड़कर सिर्फ तुम्हारे लिए वेट किया। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? वो तो लकीली मैं यहां थी हेल्प करने के लिए, वरना तो आज शो ही मुसीबत में पड़ जाता। तान्या ने सबके सामने विधि का मजाक उड़ाया, वो भी ये बिना ध्यान दिए अपने आसपास कि उसे डायरेक्टर और होस्ट बार बार वार्निंग का सिग्नल भी दे रहे थे। विधि अपने करियर के हाईएस्ट पीक पर थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने उसको इतनी कम वैल्यू दी हो। उसको बस यही लग रहा था कि उसके लंग्स बस एक्सप्लोड होने ही वाले हैं। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम हो कौन मुझसे इस तरह बात करने वाली? गेट आउट ऑफ माई वे। तान्या नर्वस होते हुए उठती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? अपने खून जैसे रेड नेल्स तो वो ऐसे दिखा रही थी कि जैसे वो विधि का फेस ही स्क्रैच कर देगी। तुम हो कौन मुझे डांटने वाली? तुम तो सिर्फ एक खिलौना हो आरव के लिए। ऐसा मत सोचना कि तुम उसके साथ अपना करियर बनाने वाली हो। तुमने तो बस कुछ बेकार से गाने गाए हैं। और वो अपनी बकवास बातें कंटिन्यू रखती है, लेकिन विधि ध्यान से उन बातों को याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन जो भी हो, वो वर्ड्स सुनने लायक नहीं थे। उस दिन विधि के मैनेजर चेतन ने बॉडीगार्ड बुलाए और तान्या को स्टूडियो के बाहर निकाला। चेतन ने ऐसा तरीका अपनाया जिससे विधि को पता भी नहीं लग पाया, और तान्या कुछ ही दिन बाद विधि के दरवाजे पर आकर उससे माफी मांगने लगती है। उस समय उसका फेम उसके दिमाग में घुस गया था। उसको आरव ने इस तरह से पैम्पर किया हुआ था कि वो बहुत घमंडी हो गई थी। ऐसा तो बाद में हुआ कि उसके और आरव के बीच सब कुछ खत्म हो गया, जिसकी वजह से उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था और उस बड़े से घर में हाउस अरेस्ट में रखा गया था। मुक्ति उससे एक बार मिलने आई थी और उसे ताने मारते हुए कहती है कि सिस, तुम्हें यह लगता था कि तुम सच में कुछ थी? तुम्हें सच में ऐसा लगता था कि लोग इंडस्ट्री में तुम्हारी रेस्पेक्ट करते हैं? क्या तुम्हें पता था कि वो तुमसे बहुत नफरत करते हैं, वो भी काफी समय से? लेकिन जिस इंसान का सपोर्टर कोई इतना बड़ा आदमी हो, उसे तो कोई कुछ कह नहीं सकता था। आरव के बिना तुम कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। मुक्ति उसके लिए बहुत सारे आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और रिपोर्टर्स की रिकॉर्डिंग्स लाती थी, जो कि उससे डिस्कस करते रहते थे जब वो सभी पार्टीज अटेंड करते थे। वो सभी जिनसे विधि को लगता था कि उसके काफी अच्छे रिलेशंस थे। उसे अपना बैड लक माना, ये कहते हुए कि विधि को आखिर में उसका बदला मिल गया था। ये एक बहुत बड़ी राहत की बात थी कि उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। उससे भी बेहतर कि उसके पास कोई चांस ही नहीं था दोबारा से वापस आने का। उस समय उसे ये फाइनली एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी फेलियर रही।
विधि धीरे धीरे अपने आप को यादों से फिर वापस लाती है। प्रिया हमेशा की तरह जैसे अपनी कभी नहीं खत्म होने वाली बातें कंटिन्यू रखती है। वो नोटिस करती है कि छोटे छोटे बालों वाली प्रिया बिना बात के ही इतनी एक्साइटेड रहती थी, तो उसको शांत करने के लिए उसने कहा, ओके प्रिया, अगर तानिया पिक भी करती है लोगों को एमवी के लिए, तो ये जरूरी नहीं कि वो हमें ही पिक करे। तुम्हें इतना ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मल एक्ट करो और वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। प्रिया को शौक लग जाता है कि विधि जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वो विधि से अपने हाथों से इशारा करते हुए खुद को क्लियर करती है कि यहाँ ट्रेनीज का नंबर 100 से कम है इस कैंप में, तो सेलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। क्या तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है विदुषी? मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रहा जा रहा है। विधि अपना सर हिलाती है। आखिर ऐसा क्या था इतना एक्साइटेड होने के लिए? वो तो तब भी परेशान नहीं हुई थी जब उसे ग्लोबल अवार्ड्स मिल रहे थे पहले। प्रिया थोड़ी इरिटेट हो गई थी। मैं जानती हूं, मुझे पता है कि मेरी बेसिक फाउंडेशन थोड़ी वीक है। कुछ कोच भी कहते हैं कि मुझ में पोटेंशियल है, लेकिन मैं यहां सिर्फ 3 महीने ही रही हूं। अभी तक मैंने बेसिक स्किल्स को भी अच्छे से नहीं सीखा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं सीनियर्स के साथ कंपटीशन कर पाऊं। प्रिया थोड़ी देर रुकती है अपनी बात कहने से पहले। लेकिन विदुषी, तुम्हें तो प्रैक्टिस करते हुए 1 साल से भी ज्यादा हो गया है। भले ही तुम पहले वो अपने सर को स्क्रैच करते हुए और भी अच्छा तरीका सोचने लगती है अपनी बात को रखने का। भले ही पहले तुम्हारी कंडीशन थोड़ी खराब थी, लेकिन अब तुम्हारे इंप्रूवमेंट बहुत ही अच्छे रहे हैं, राइट? यहां तक कि कोचेस ने भी तुम्हारी बेहतरीन मूव्स की तारीफ की थी। उसकी आंखें चमकने लगी जैसे ही उसने कहा, तो अगर तुम ट्राई ही नहीं करोगी तो फिर तुम्हें कैसे पता होगा? अगर तुम कोई ऐसा डांस स्टाइल पिक करती हो जो कि तानिया को पसंद आ जाए एग्जामिनेशन में, तो तुम काफी लकी हो जाओगी कि वो तुम्हें चूज करे। लकी हो जाऊं? विधि प्रिया को रूम से बाहर फेंकने से खुद को रोकती है। ये कैसा मजाक था? उसे कब से अपने लक पर डिपेंड होना पड़ा कि उसे एक पोजीशन के लिए चुना जाए? अच्छा हाँ, उसकी पुरानी लाइफ में उसके पास बिग बॉस आरव जो था उसको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी उसके पास टैलेंट होना चाहिए था ताकि वो खुद भी कुछ कर सके। वो अपनी बड़ाई नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब वो टाइम्स म्यूजिक में थी, भले ही वो उसका टैलेंट था या स्किल्स थी, कि अगर वो खुद को 2nd प्लेस पर भी रखती है तो किसी की हिम्मत नहीं कि कोई 1st प्लेस पर क्लेम कर पाए। प्रिया, कभी भी लक के ऊपर पूरी तरह डिपेंड होने की मत सोचना। उसने काफी स्ट्रिक्ट होकर रिप्लाई दिया। तुम इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो रही हो? प्रिया मुंह बनाते हुए कहती है, जैसे कि उसे कुछ गलत लग रहा था। विधि सांस लेती है और प्रिया के मासूम चेहरे की तरफ देखते हुए कहती है, लक तुम्हारी सिर्फ कुछ ही समय के लिए मदद करेगा, लेकिन पूरी जिंदगी भर नहीं। अगर तुम एंटरटेनमेंट सर्कल की तरफ देखती हो तो लोग अक्सर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तुम्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जो बहुत समय तक पॉपुलर रहते हैं उन सबके पास 1 या 2 यूनिक टैलेंट होते हैं। उनमें से कोई भी पूरी तरह अपने लक पर डिपेंड नहीं करता। प्रिया, इस सर्कल में कंपटीशन बहुत इंटेंस है। हर रोज नए नए आइडल्स दिखते रहते हैं। जो पुराने आइडल्स हैं वो अपनी रेलेवेंस खो चुके हैं, और देखो उनमें से कितने सारे सिंपली बार 1 टाइम वंडर्स हैं। मैं तुम्हें उनके जैसा नहीं बनने देना चाहती। प्रिया को अब बात समझ आती है और वो अपना बेपरवाह रहने वाला एटीट्यूड करेक्ट करती है और अपना सर झुकाती है विधि के सामने। विधि उसकी तरफ देखती है और कहती है, हाँ, ये तो सीखने के लिए काफी अच्छा है। अपनी नई लाइफ मिलने के बाद विधि बहुत सारे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। हालांकि प्रिया की केयर और काइंडनेस ने इस समय उसे ये महसूस कराया कि जैसे वो उसकी कर्जदार बन गई हो। अगर वो प्रिया को कुछ पॉइंटर्स दे सकती थी तो वो उसके कर्ज को दूर कर सकती थी। विधि मदर टेरेसा तो थी नहीं, उसको दूसरों के लिए परेशान होने की आदत बिल्कुल नहीं थी। कुछ देर बाद प्रिया को देखते हुए लगता है कि वो समझ गई थी। उसने अपना सर हिलाया पूरे जोश के साथ और अपना हाथ ऊपर किया और विधि को पहले से भी ज्यादा बड़ी सी स्माइल दी। विदुषी, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। मैं अपनी प्रैक्टिस हार्डवर्क के साथ करूंगी और कुछ भी स्किप नहीं करूंगी। जैसे ही प्रिया ने यह कहा, वो विधि के पास आई और उसने उसे गले से लगा लिया। तुम अभी भी मुझे बेस्ट ट्रीट करती हो। मुझसे कोई भी
इतना सब कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता। विधि सरप्राइज होती है जैसे ही वो प्रिया की तरफ देखती है। जब प्रिया उसके ऊपर झूलने लगती है, वो खुद से कहती है, क्या मुझे प्रिया के साथ प्यार से रहना चाहिए या नहीं। कई दिन निकल गए थे ऐसे ही चहल पहल में। अब फाइनली एंड ऑफ मंथ एग्जामिनेशन का दिन आ गया था।